नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, इंसान का कब किस्मत बदल जाए और कब वो कंगाली की दौर में चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छे अच्छे इंसान जो अपने आप को अमीर समझते थे और उनको कुछ ही वक्त लगा गरीबी में आने में, और कुछ ऐसे भी गरीब हैं जो देखते ही देखते अमीर बन चुके थे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसका नाम पूरा तो राजा राम, लेकिन वो राम हटा दिया था। नए जमाने का अब लड़का अब एक तरह से मॉडर्न नाम चाहता था। नाम उसको थोड़ा पुराना लगता था, तो राम तो हटा दिया था, लेकिन राजा बड़े शान से बोलता था। लेकिन राजा वाली कोई बात नहीं थी उसमें। एक होटल में वेटरगिरी करता था। राजा होटल का वेटर था। ये जो घटना मैं बता रहा हूं ना, साल 2003 का है, जब राजा के साथ में वो घटना का शुरुआत हुआ। तो दोस्तों, चले आज की कहानी की। दोस्तों, आज की कहानी राजा की है, यानी राजा राम की है। साल 2003, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। राजा जो थे ना, होटल में अब वेटरगिरी करते थे, और जो भी कमाते थे, जो भी टिप वगैरह मिलती थी, और उनका परिवार जो था अब ठीक ठाक तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे अब पालन पोषण हो जाता था, और उसी में एक तरह से वो अपना जिंदगी काट रहे थे। 25 साल के हो चुके थे, लेकिन अभी तक शादी का कोई ठिकाना नहीं था और ना कोई उम्मीद था। अब मूलतः उनका परिवार जो था ना, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कोलकाता में आकर के अब एक तरह से उनका बसावट हो गई थी। अब छोटे छोटे घर थे जिनमें उनके परिवार के लोग मेंबर रहा करते थे। अब घर का तो टेंशन नहीं था, न किराए का टेंशन था। बस टेंशन था कि बस अपनी बहन की शादी अब कैसे करें, उसके बाद अपनी शादी। अब एक तरह से टेंशन में राजा राम रहते थे। खाने पीने का टेंशन तो उनको रहती नहीं थी। बस टेंशन थी कि कैसे पैसा जोड़ें और कैसे अपने बहन की शादी करें, और कैसे इसके बाद में अपना शादी करें। बस दो ही टेंशन उनको खाई जा रही थी। अब उनके जो पिता थे, अब वो वृद्ध हो चुके थे और घर में ही रहते थे। उन पर भी अब दवा दारू का खर्च बढ़ चुका था, जो राजा राम अच्छी तरह से निभा रहे थे। इस होटल में काम करते उनको करीब करीब 6 महीना बीत चुका था। अब होटल का काम में जो वेटर करते थे, कमरा में जो अब मुसाफिर ठहरते थे, गेस्ट ठहरते थे, अब उनकी बात को मानना, जब भी वो बुलाएं कि ये सामान चाहिए ला के देना, अब कमरे की साफ सफाई करना, यही तो उनका काम था। वो कहते हैं ना कि मैं एक गेस्ट को जब हमारे होटल में आया था ना, तब मैं उसको लेकर कमरे में गया था। कुछ ज़्यादा विशेष सामान नहीं था। और वो सामान जब मैं उठाने लगा, एक पिट्ठू बैग था, तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इसको हाथ मत लगाना, बिल्कुल छूना नहीं इसको। अब मैं थोड़ा डर गया था उसकी आवाज़ सुन के। देखने में वो करीब 40-45 साल का ऊपर का लग रहा था। अब चेहरा बड़ा रौबदार था, और देखने में अब हट्टा कट्टा भी था। गंजापन था। अब सर पर बाल बहुत कम रह गया था, लेकिन वो दाढ़ी अब एक तरह से बढ़ा रखा था। अब वो इंसान अब मुझे डांट रहा था कि तुम इसको छूना मत, छूना मत। अब मैं सही में उसकी डांट सुनकर के डर चुका था। मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा है क्या इसके बैग में, छोटा सा बैग में क्या हो सकता है, इतना ये क्यों मुझे डांट रहा है, मैंने कौन सा इसका बैग को खोल दिया। वो इंसान मुझे शुरू में अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं अब बेटर था। अब उसका ऑर्डर मानना अब एक तरह से मेरा काम भी था। अब मैं जाके कमरा खोला, कमरा का साफ सफाई देखा, अब फिर थोड़ा सा लग रहा था कि नाखुश है, मतलब कमरा उसके मन के मुताबिक नहीं है। तब वो अब एक तरह से पलंग पर बैठा और कहने लगा कि ठंडा पानी चाहिए। मैं भागते हुए उसको नाराज नहीं करना चाहता था। मैं अपने कभी गेस्ट को नाराज करता ही नहीं था। मैं अब ठंडा पानी के अब नीचे भागा, फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल करके लेके आया। अब मैं जब पहली बार देखा था ना,
तो वो चश्मा नहीं पहन रखा था, बिना चश्मे का था। लेकिन जब पानी का बोतल लेके आया ना, वो पलंग पर बैठा हुआ था और कुछ पढ़ रहा था, तब उसने चश्मा लगाया हुआ था। जैसे मैं अंदर कमरे में दाखिल हुआ ना, तो चश्मा से मुझे घूर कर देखा, और जैसे ही मेरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी ना, वो मुझे देखता ही रह गया। आखिर मेरे चेहरे में क्या देख रहा था? मैं थोड़ा डर गया था कि थोड़ा सख्त किस्म का इंसान लग रहा था, दोबारा मुझे डांट न दे, और मैं डरा हुआ था। मैं बोला, साहब ठंडा पानी आपके लिए लाया हूं। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, लगातार मेरे चेहरे को घूर रहा था, जैसे मेरे चेहरे को पढ़ने का कोशिश कर रहा था। अचानक कुछ ही सेकंड या मिनट कह सकते हैं, ऐसा करते हुए उसको हुआ। अब फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। अब कहने लगा, अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। बड़ा अब एक तरह से प्रेम से बोलने लगा, चेहरे पर मुस्कुराहट। और जो कुछ देर पहले मुझे डांटा था, मैं वो भूला नहीं था। लेकिन ये चश्मा पहन करके अभी इसका बर्ताव भी बदल चुका था। कहने लगा, अरे दोस्त आपका नाम क्या है? अब तो मैं राम हटा चुका था बहुत पहले का, अब राजा ही बताता था। होटल के सारे लोग मुझे राजा के नाम से ही जानते थे। मैं बोला, साहब मेरा नाम है राजा। फिर वो मुस्कुराते कहने लगा कि बहुत बढ़िया, तुम वाकई में राजा ही हो। आओ मेरे बगल में बैठो, यहाँ पर बैठो, तुमसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं किस बवाले में फंस गया भाई? कुछ देर पहले मेरे पर इतना नाराज हो रहा था। जैसे ही मैं बैग उसका उठाने लगा कि चलो गेस्ट है, अब इतना तो मेरा फर्ज बनता है, बैग को अब मैं लेकर कमरे में चलूं। लेकिन वो तो नाराज हो चुका था। अब वो मुझ पर प्यार बरसा रहा था, बिल्कुल मीठी आवाज में अब मेरे से बातचीत कर रहा था। उसका ये रवैया बदलते ज़्यादा देर नहीं लगी थी। हाँ, मैं खुद हैरान था कि इसका ये रवैया कैसे बदल गया। चश्मा पहन करके इसने मेरे चेहरे पर क्या देख लिया। अब तो वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। कहने लगा, दोस्त मुझे जरा पानी का बोतल दिखाओ। 2-4 घूंट अब ठंडा पानी पिया और इसके बाद कहने लगा, अरे सही बताऊं दोस्त, मैं तुम्हारी जैसे लड़की को ढूंढने के लिए निकला था। अब देखो मैं पूरा भारतवर्ष छान रहा हूं, लेकिन अब तुम जाके यहां पर मिले हो। वाकई में उसके एक एक शब्द को मैं नोट कर रहा था। ऐसा मेरे में क्या खूबी थी, अब ये मुझे पूरे भारतवर्ष में घूम रहा था, ढूंढ रहा था। अब मैं कोलकाता में जाकर मिला इसको। मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ, साधारण सा लड़का हूँ, होटल में वेटरगिरी करता हूँ। अब इससे ज़्यादा मेरे में कोई काबिलियत तो नहीं थी। लेकिन वो बहुत खुश था और मुझे कहने लगा कि दोस्त आखिरकार मैं तुम्हें पा ही लिया, मेरे साथ काम करोगे? अब उसका ऑफर था। सही कहूँ ना, अब जितना वो बात बोल रहा था उस टाइम में, अब उससे नजरें झुका रहा था कि कहीं ये दीवाना तो नहीं है, कोई पागल तो नहीं है कि 1 मिनट में इसका पारा गर्म और दूसरे पल में नरम हो गया। मुझे वैसा ही लग रहा था। लेकिन वो मुझे प्यार से ट्रीट कर रहा था, एक तरह से मुस्कुरा करके बात कर रहा था। आखिरकार कहने लगा, मेरे साथ में दोस्त काम करोगे? अब एक तरह से मैं डर चुका था, उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। और तब वो मुझे अब एक तरह से राहत देने लगा। अरे अरे घबराओ मत, घबराओ मत, मैं ऐसा कोई काम नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूं, क्या तुम मेरी नौकरी करोगे? बहुत पैसा दूंगा, सोच लो, तुम लखपति बन सकते हो। अब वो पैसे का लालच देने लगा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हाँ, मैट्रिक तो ज़रूर किया हूँ, लेकिन ज़्यादा अंग्रेजी मुझे आती भी नहीं थी। तो मुझे कौन सा काम देगा? अब देखने में ये बड़े घर का लग रहा है, कपड़े का पहनावा, स्टाइल सब कुछ रौबदार था। मैं डर करके कहने लगा कि कैसी नौकरी साहब, मुझे तो ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं। तब वो जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते कहने लगा, अरे दोस्त मुझे अंग्रेजी वाला नहीं, मुझे तुम्हारे जैसा लड़का की तलाश था। आखिरकार मेरी तलाश पूरी हुई और तुम मेरे सामने हो। तब वो मेरे बारे में बताने लगा कि दोस्त, जो तुमने अब अपने आप को देख रहे हो ना, अब ऐसा इंसान जो तुम्हारे जैसा इंसान करोड़ों में एक होता है और तुम उन करोड़ों में एक हो।
तभी तो मैं तुम्हें पहली बार देखा तो तुमसे लड़ पड़ा था। दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ऐसा ही हूँ। अब मुझे बिना चश्मा का सही ढंग से दूर का नज़र नहीं आता। जब मैं चश्मा पहना ना, तब मैं तुम्हें, तुम्हारी ललाट देखा, तुम्हारा शक्ल देखा, तो मुझे समझ में आ गया था कि जिसकी तलाश में मैं पूरा इधर से उधर भटक रहा हूँ, तुम इतनी आसानी से मिल जाओगे। मुझे उसी का बात का हैरानी है। मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्त। अब एक तरह से मेरी तारीफ पर तारीफ कर रहा था। मैं तो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। तब वो कहने लगा, दोस्त, मैं तुम्हें जल्दी लखपति बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ये होटल का वेटरगिरी अब तुम बंद कर दोगे। आप बताओ, मेरे साथ काम करोगे? मैं कहने लगा, साहब, मेरे साथ में मजाक मत करो। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। अब बड़ी मुश्किल से मेरे घर का गुजारा चलता है। अब मैं अपने परिवार के अब एक एक बात बताने लगा कि देखिए, हमारे परिवार पर कितना खर्च है। मेरी बहन की शादी है, उसके लिए हमें पैसा जमा करना है। इसके बाद मेरी खुद की शादी करनी है। मैं जो भी अपना चिंता था वो सब उसको बता दिया था। अब वो मेरी बात सुन के मुस्कुराता रहा और लास्ट में कहने लगा कि राजा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। आप समझ लो कि तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो चुके हैं। आप मेरे पास काम में आओ और हम लोग घूमते रहते हैं। अपने बारे में बताने लगा कि हम तो बस कभी इस शहर कभी उस शहर ऐसे ही भटकते रहते हैं और तुम्हें कोई विशेष काम करना ही नहीं। अब हमारे साथ घूमना है। अब एक तरह से तुम मेरे असिस्टेंट हो और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। मैं बोल रहा हूं, तुम्हें वचन दे रहा हूं कि मैं तुम्हें लखपति बना के छोड़ूंगा। अब तो मैं अब उसके जाल में फंस चुका था। लालच मुझे भी आ गई थी। अब पैसे की लालच किसको नहीं आती। मैं एक छोटा सा नौकरी करता था, अपने घर परिवार पालता था, और जब कोई कहे कि मैं लखपति बना दूंगा तो लालच आनी है। वही लालच मुझे अब आ चुका था। हाँ, मैं एक तरह से उससे प्रभावित भी हो गया था। अब मैं कहने लगा, साहब, कैसा काम है जैसे आप बता रहे हो? तब वो कहने लगा, अरे तुम चिंता मत करो, मेरे साथ ही रहना है। आज मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद मैं निकलूँगा एक नए शहर के लिए, एक नई जगह पर। अब बस समझ लो कि मेरे साथ में तुम घूमते रहोगे, होटल में रुकना है, अच्छा खाना खाना है, और तुम्हें अब महीने का अब इतना रुपया दूंगा। अब एक तरह से जितना रुपया वो बता रहा था ना, मेरी तो आंखें अब उस देख करके, बात सुन करके चौंक गई थी। इतना रुपया तो मैं सालों में नहीं कमा सकता था इस नौकरी में, और जो 1 महीने के लिए मुझे दे रहा था। और वो कह रहा था कि दोस्त, बाद में चल करके एक काम करना है, और वो जो तुम काम कर लोगे ना, तो मैं तुमसे जो वचन दिया है ना कि मैं तुम्हें लखपति बनाऊंगा, तो लखपति जरूर बनाऊंगा, लेकिन वो काम होने के बाद में। सही मायने में अब मैं उसके लालच में फंसता जा रहा था, और सही कहूँ ना तो मैं फंस भी चुका था। इतना कुछ मुझे लालच दे रहा था, और मैं तो लालच में अंधा हो चुका था। अब मेरे को अब इतना तारीफ करता था कि तुम करोड़ों में एक हो, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक हो। तुम जैसा लड़का करोड़ों में एक ही पैदा होता है, और वो तुम हो। मुझे अपना तारीफ सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अब मुझे नहीं पता कि करोड़ों में एक कैसे हूँ, मेरे में अंदर में क्या खूबी है जो वो देख रहा था और मुझे पता भी नहीं था। खैर, मैं उसकी नौकरी को स्वीकार कर लिया था, और इसके बाद वो मुझे एडवांस भी दिया, और कहने लगा कि राजा, अब तुम इस नौकरी को भूल जाओ, आज तुम जाओ, 2 दिन तक मैं इस जगह पर रहूँगा, और इसके बाद तुम मेरे पास में आओ, और फिर हम एक तरह से दूसरे शहर में चलेंगे। हमारा टूर का ही काम है, समझ लो, लेकिन ये रुपया ले जाओ, अपने परिवार वालों को दो। अब जो भी खर्चा वर्चा है सब कुछ अपने घर में दे दो। कोई खाने पीने की कोई दिक्कत अब तुम्हारे परिवार को नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ है इन रुपये से खरीदो, और बाकी जो पैसा बचे अपने परिवार को, अपने माँ बाप को दे दो, और उनसे कहना कि अब तुम्हारे दुख के दिन अब ढल चुके हैं, अब एक नई शाम आ चुकी है। और वास्तव में उसकी बात में मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट आता था। ऐसे ऐसी मीठी बातें अब बोलता था कि मन करता था कि उसकी बातें सुनता रहूं। आखिरकार जो जो कह रहा था मैं वो सब काम अब करने लगा। पैसा जब मैं ले गया ना,
और वो भी पैसा कम नहीं था जो मुझे एडवांस के रूप में मिला था। वो मेरी अब एक तरह से सालों की कमाई थी जिस जगह पर मैं काम कर रहा था। अब इतना पैसा दे करके मेरे माँ बाप भी भौचक्के हो गए थे। कहने लगा, राजा ये पैसा कहाँ से लाया? तब मैंने अब सारी बात बताई तो मेरे परिवार के लोग डर गए थे। कहने लगे, नहीं राजा, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। अब तुम मेरे एक तरह से इकलौते पुत्र हो। अगर तुम्हारे साथ में कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? अब हमारा देखभाल कौन करेगा? माँ बाप का चिंता करना अब अपना बच्चों के लिए जरूरी था और वो मेरी चिंता कर रहे थे। लेकिन मैं उनको समझा रहा था कि देखो, मैं कोई फौज की नौकरी में नहीं जा रहा हूँ कि क्या पता मैं लौट के आऊँ कि ना आऊँ। मैं तो एक नौकरी करने जा रहा हूँ, टूर का काम है। अब मुझे अपने बॉस के साथ में घूमना है। अब जैसा वो अब एक तरह से असिस्टेंट समझ लो। मैं उनको बहुत देर तक समझाया और तब जाके थोड़ा बहुत उनको समझ में आया था, लेकिन फिर भी वो लोग डरे हुए थे। आप बार बार कह रहे थे कि देख राजा, जो तू काम कर रहा ना वही करता रहा, जितना तू कमाएगा हम लोग उसी में संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन मैं जानता था, समझाता था कि देखो, बहन की शादी करनी है और उस पैसे से तो हमारा मुश्किल से पेट भरता, तुम्हारी दवाई आती है और फिर हमारे पास पैसा बचता नहीं है, तो हम अपनी बहन की शादी कैसे करेंगे? इसके बाद मेरी खुद की शादी करनी है, उसमें भी ज़्यादा खर्च है, तो ये सब कैसे हो पाएगा? मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, बिना रिस्क का कोई काम तो नहीं होता। आखिरकार मैं अपने परिवार को समझा दिया था, लेकिन फिर भी लोग मेरे प्रति चिंता कर रहे थे। और चिंता करना स्वाभाविक था, क्योंकि मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा था, संतान था। आखिरकार तय वक्त पर अब मैं उस साहब के साथ, मैं उनको गुरुजी कहूँगा, मैं अब कहूँ ना कि गुरुजी के साथ मैं चल पड़ा था। अब मैं दूसरे शहर में पहुंच चुका था। अब गुरुजी ज़्यादातर एक शहर में रुकते नहीं थे। एक आध दिन रुकने के बाद अब फिर दूसरे शहर की तरफ चल देते थे। अब मुझे होटल में छोड़ करके न जाने कहाँ निकल जाते थे। सुबह निकलते थे तो रात को आते थे और फिर मुझे अब एक तरह से पूछते थे कि खाना खाया, कोई तकलीफ तो नहीं है राजा? अब मैं उनको बताता था कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। आखिरकार भटकते भटकते हम लोग उत्तराखंड आ चुके थे। उत्तराखंड के एक होटल में हम लोग रुके थे। तब वो सुबह निकले ना तो देर रात को आए थे। जब आए थे ना तो उनके चेहरे पर एक चमक दिखाई दे रही थी। खुश थे वो, चहक रहे थे। कह रहे थे कि राजा, हम सही जगह पर आ चुके हैं। मैं तुमसे कहता था ना कि मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा, वो वक्त अब आने वाला है। बस हमें इंतजार करना है, कुछ दिन यहाँ हमें रुकना पड़ेगा। तब तक तुम सब एक तरह से कहूँ, जहाँ घूमना फिरना है तुम घूमो फिरो, मेरी टेंशन छोड़ो। मैं भी इधर उधर घूमता रहता हूँ, निकलता रहता हूँ। तुम जहाँ मन करे घूमो, शाम को अपना होटल में आ जाओ, आराम करो। आप वाकई में मुझे वो आज़ादी दे दिया था। पैसे भी दे देते कि लो पैसा, ये लो खर्च करो, जो चाहिए खरीदो, जो मर्जी है खाओ पियो। अब एक तरह से मैं सही में राजा बन चुका था। अब एक मैं जो मन में आता था मैं करता था, जो मुझे खाने की इच्छा होती थी मैं वो खाता था, जहाँ घूमने की इच्छा होती थी मैं चला जाता था। बड़े अच्छे अच्छे जगह मैं देखा, बड़ा ही आनंद आया। लेकिन टाइम निकलता जा रहा था। आखिरकार हम उस जगह पर इतना दिन क्यों रुके हुए थे समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरुजी तो बहुत कम वक्त एक शहर में रुकते थे और फिर वो चलने की तैयारी करते थे। लेकिन इस जगह पर आए मुझे 15 दिन आसपास होने वाला था। और गुरुजी भी सुबह सुबह निकल जाते थे और वो लौटते थे तो रात के कभी 9 बजे और कभी कभी तो देर रात हो जाता था, 12 बजे, जब मैं नींद में हो जाता था। कब आकर के अपने बेड पर सो जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था, क्योंकि रूम की चाबी एक उनके पास में होती थी और मेरा बेड अलग था। आखिरकार 15 दिन बीत चुका था और सुबह शाम अब हमारा जो काम था बस घूमना फिरना, और गुरु जी का वही काम था। ना जाने किस चीज़ पर शोध कर रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं। अब मैं उनसे डरता भी था, पूछ भी नहीं सकता था कि गुरु जी हम यहाँ पर किस लिए इतना दिन रुके हुए हैं, किस काम को आप करते हो। मैं पूछने में डरता था,
और ना तो अपने बारे में वो ज़्यादा विशेष बताए थे। बस उन्होंने कहा था कि हम अब एक तरह से थोड़ी टूरिस्ट समझ लो, हमारा काम घूमना फिरना है, नई जगह पर जाना, नई जानकारी लेना, बस मेरा यही काम है। इन सब कामों का मैं एक तरह से डायरी में लिखता जाता हूँ, भ्रमण करता हूँ पूरा देश भर में। हाँ, मैं तो ऐसे ही समझ लिया था उनको। आखिरकार अब सुबह का वक्त था, हम दोनों नींद से जग चुके थे। मैं फ्रेश होकर के अब एक तरह से चाय पी रहा था। हाँ, गुरुजी लेट आए थे ना, तो थोड़ा लेट से उठे और उसके बाद फ्रेश होकर के अब उन्होंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वो ज़्यादातर कॉफ़ी पीते थे, अब मुझे तो चाय पसंद थी। कॉफ़ी पीने के बाद में अब एक तरह से कहने लगे कि राजा, अब हम मतलब की बात में आते हैं। अब देखो, तुम्हारा घूमना फिरना तो हो गया ना। मैंने बोला हाँ गुरुजी, क्या आगे और कहीं नहीं चलना है क्या? तब गुरुजी कहने लगे कि बस यहाँ से अब दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन ये काम करने के बाद में। मैं बोला गुरुजी कैसा काम? तब गुरुजी कहने लगे कि जिस काम के लिए इस जगह पर मैं आया हूँ वो काम तो करना ही है, और तुम उसी काम के लिए तो बने हो, तभी तो मैं तुम्हें इस जगह पर लेकर आया हूँ। वाकई में उनकी बातें बड़ा पहेली से भरी होती थी, मैं तो समझ ही नहीं पाता था। तब मुझे शांत करने लगे कि यार शांत रहो, डरो मत, कोई ऐसा विशेष काम नहीं है, अब वक्त आने दो, अब मैं तुम्हें अब सब कुछ बताऊंगा। आखिरकार अब वो कॉफ़ी वगैरह पी करके अब कुछ किताब था और उसका अध्ययन करते थे। अब मैं सोच रहा था कि आखिर आज क्यों नहीं जा रहे हैं। दोपहर का भोजन करने के बाद अब फिर हम अब चर्चा में बैठ गए थे। मुझे कहने लगे कि देखो राजा, एक काम है और वो तुम वो काम कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारे में वो गुण है जो मैंने देखा है, और तुम उस काम के लिए परफेक्ट हो। अब वो अपने मुद्दे पर आ चुके थे। हाँ, मैं उनकी बातें बड़ा ध्यान से सुन रहा था। कह रहे थे कि राजा, तुम वो नौजवान हो जो वो काम अब कर सकते हो। मैं बोला कि जी गुरुजी, कैसा काम आप बताइए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूँगा। तब गुरुजी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हाँ, तुम्हारे बस में है, तुम ही उस काम को कर सकते हो। फिर वो जो बताने लगे ना, तो मेरी आंखें विस्मय से फट गई थी। मैं तो उनको अब एक तरह से ट्रेवल का गुरु समझता था, और मैं समझता था कि हर शहर में जाते हैं, नई नई चीज़ें नोट करते हैं, अपनी डायरी भरते हैं, और इसके बाद नए शहर में हम निकल जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने मेरे को बात बताई ना, मैं तो बेहद डर चुका था। मैं तो सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा मैं काम करूँगा। इतनी अब एक तरह से डरावनी बात थी मेरे लिए, मैं बहुत डर चुका था उनकी बात सुन करके। तब वो मुझे समझाने लगे, अरे राजा, डरने का काम नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, और ना मैं तुम्हें नुकसान होने दूंगा। मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ में है ना, और मैं तुम्हें जरा भी खरोच नहीं आने दूंगा। वाकई में जो बता रहे थे ना, अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो काम कर सकूं। तब वो कहने कि राजा, तुम्हारी बहन की शादी है, इसके बाद तुम्हारा शादी है, तुम्हारा घर परिवार जैसे तुम बता रहे हो गरीबी में जी रहे हो, तुम अपना घर बनवाओगे नहीं नया, उसमें भी पैसे लगेंगे। अब फिर तुम अपना काम भी खोलोगे, उसमें पैसे लगेंगे। अब एक तरह से मुझे लालच में फंसा रहे थे, और मुझे समझ में आ रहा था कि जो कह रहे हैं क्या मुझे कर लेना चाहिए। अगर मेरे साथ में कुछ हो गया तब मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन वो एक तरह से गारंटी दे रहे थे कि राजा, तुम्हारा कोई बाल बका नहीं होगा, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लेता हूँ ना, मैं तुम्हें एक तरह से गारंटी लिख कर दे रहा हूँ कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम क्यों डर रहे हो। तुम तो एक तरह से कहो ना कि करोड़ों में से एक हो, और वो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना और सोचने विचारने वाला था। मैं डर रहा था, सोच रहा था, पैसे के लालच के बारे में सोच रहा था। ये मेरे लिए अच्छा सुनहरा मौका था अमीर बनने का। अगर ये हाथ से निकल गया तो मैं तो फिर दोबारा उसी काम में जुट जाऊंगा, बेटरगिरी करना, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं था। आखिरकार मैं डरते डरते बात को मान गया था कि गुरुजी, देख लेना, अगर मेरे साथ में कुछ हो गया
तो मेरे परिवार तो बिखर जाएगा। गुरुजी कहने लगे, अरे बेटा, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बस जैसा मैं कहता जा रहा हूं अब तुम करना। अब मेरे बताए रास्ते से बिल्कुल भटकना मत। तुम कर लोगे ना? अब मैं अब क्या बोलूं? आखिरकार मुझे हाँ बोलना ही पड़ा। पैसे का लालच अब मेरे अंदर आ चुका था। हाँ, तब वो मुस्कुरा के बोले, बहुत अच्छा, चलो मैं अब तुम्हारा अब एक तरह से क्लास लूंगा, सब कुछ मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग दूंगा। अभी हमारे पास में कुछ वक्त है और तब तक तुम सारा कुछ अब मेरे से विद्या ले लो। मैं तुम्हें पूरी तरह से ट्रेन करता हूं कि तुम्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वाकई में मैं हाँ तो बोल लिया था, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे मन में बस यही एक बात घुमड़ रही थी कि अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, परिवार क्या होगा। लेकिन गुरुजी अब एक तरह से आश्वासन दे रहे थे कि नहीं राजा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे सपोर्ट में, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। आखिरकार अब मुझे सब कुछ वो बताने लगे कि मुझे अब क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आज सही मायने में 2 दिन का ट्रेनिंग मुझे मिल चुका था। इसके बाद अब मुझे उस दिन का इंतजार था, पूर्णमासी की रात की। अब एक तरह से गुरुजी भी थे ना, अब वो भी अपना अब एक तरह से कमर कस चुके थे। अब मुझे तो अब बता ही दिए थे कि बस पूर्णमासी की रात को हमें उस जगह पर चलना है और इसके बाद सब कुछ वहीं पर हमें करना है। अब मैं बहुत डर रहा था। जैसे जैसे पूर्णमासी आ रही थी, मेरी दिल की धड़कन हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ जाती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर हम उस काम में फेल हो गए तब हम मारे जाएंगे, मैं तो यही समझ रहा था। लेकिन मन में एक बार गुरुजी की बात आती थी कि अरे बेटा, तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, तू करोड़ों में एक है और तेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि तुझे खतरा महसूस हो, मैं हूं ना तेरे पीछे। आखिरकार धीरे धीरे पूर्णमासी की रात भी अब आ चुकी थी। अब गुरुजी मेरे लिए नया वस्त्र, कई तरह का परफ्यूम, अब सब कुछ ला के दे चुके थे। इसके बाद जिस होटल में रुके थे, अब वहां से कुछ देर हम लोग टैक्सी करके निकले थे। जब जंगली इलाका आ चुका था, गुरुजी तो अपनी पूरी तैयारी में थे, सब कुछ तैयारी के अनुसार सामान पिट्ठू बैग में भर लिया था। अब फिर हम लोग टैक्सी छोड़ करके जंगल के रास्ते में चल पड़े थे। रात का टाइम था, लगभग रात का 9 बज रहा था। अब जो चांद था, बड़ा सा पूर्णमासी के चांद निकल चुका था और धीरे धीरे अब किनारे से बीच की तरफ आ रहा था, लाल लाल अब वो चमक रहा था। अब मैं तो देख करके घबरा रहा था कि अब मेरे साथ में क्या होगा, क्या मैं जिंदा इस जंगल से निकल पाऊंगा, क्या मैं दोबारा सुबह का सूरज देख पाऊंगा, क्या मैं अपने परिवार से दोबारा मिल पाऊंगा। कई तरह के मन में शंकाएं थी। शंकाएं बिल्कुल वाजिब थी, ऐसा ही मैं डरा हुआ था। लेकिन गुरुजी थे और उनका सपोर्ट था, इसलिए मैं उस जंगल के रास्ते पर गुरुजी के पीछे पीछे चल रहा था। आखिरकार हम लोग घने जंगल में पहुंच गए थे। चांद की रोशनी अब जो थी ना, अब एक तरह से कहूँ ना कि उन घने पेड़ों के नीचे अब रोशनी गायब हो गई थी। हर तरफ अब अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन गुरुजी पूरी तैयारी कर चुके थे। टॉर्च था, शक्तिशाली टॉर्च, अब एक मेरे हाथ में था, एक गुरुजी के हाथ में था। उसकी रोशनी बहुत तेज थी। छोटा टॉर्च था लेकिन बहुत ही चमकीला था और उसी टॉर्च के सहायता से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जंगलों में जंगली जानवरों की आवाज़ अब गूंजने लगी थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, आवाज़ तेज तेज जंगली जानवरों को सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ सुन करके मैं खौफ में भर जाता था। गुरुजी अब मेरी तरफ देखते थे। हम लोग अब बोलते नहीं थे, चुपचाप चलते थे। गुरुजी पलट कर देखते थे, मुस्कुराते थे और इशारा करते थे कि नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना। मैं अब समझ जाता था कि गुरुजी हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार घंटों हम जंगल के अंदर में चलते रहे और तब जाके एक खुला स्थान बीच जंगल में मिला। ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते थे,
लेकिन जो भी था बहुत बड़ा एरिया था। और सबसे कमाल की बात थी कि वो एक पानी का तालाब जैसा था। हर तरफ पानी ही पानी और चारों तरफ से जंगल का पेड़ घेरे हुए था। और उसमें जलकुंभी जैसा अब फूल भी खिले हुए थे। कुछ जंगली फूल भी अब पानी वाले उसमें दिखाई दे रहे थे। ऐसा फूल जो मैंने कभी देखा नहीं था। उस फूल से कुछ खुशबू भी अब वातावरण में फैल रही थी। जगह बड़ा शानदार था। अगर सच में कहूँ ना तो जगह मुझे पसंद आ चुका था। मैं वैसे ही नेचर का प्रेमी हूँ और वो जगह मुझे इतना बढ़िया लगा कि अगर मेरे पास में कैमरा होता ना तो मैं उस जगह का फोटो जरूर उतारता। आखिरकार गुरुजी कहने लगे कि हम उस जगह पर पहुंच गए हैं। अब देखो राजा, जो जो काम मैं तुम्हें दोबारा से बता रहा हूं आप वैसे ही करना है। तुम तो डर अपने मन से निकाल दो। समझ लो कि तुम्हें डर लगेगा ही नहीं। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम बहुत बड़े असाधारण इंसान के कैटेगरी में आते हो, करोड़ों में एक हो। अब गुरुजी फिर पहले वाली बात बता रहे थे, मेरे हौसला बढ़ा रहे थे कि तुम डरने वाले जीव नहीं हो। तुम अपने आप को डराया मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब कुछ विधि विधान बताने के बाद समय देख रहे थे। आखिरकार जब 12 बजने में कुछ मिनट रह गया तब गुरुजी कहने लगे कि देखो अब मैं जा रहा हूं। इस जगह से मैं दूर चला जाऊंगा ताकि मैं उसके जद में ना आ सकूं, ताकि उसको शक ना हो कि यहां पर तुम्हारे अलावा कोई और इंसान भी है। अगर उसको शक हो गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। हमारा अब सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी अब मुझे एक एक चीज दोबारा से जल्दी जल्दी बताएं कि राजा ये काम करना है और ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। सब कुछ समझाने के बाद गुरुजी वापस मुड़ गए थे। जिस रास्ते से हम लोग आए थे और उसी रास्ते पर अब चल दिए थे। अब मैं उस जगह पर तालाब के किनारे अकेला ही रह गया था। अब मुझे अपने पोजीशन भी अब बदलनी थी। अब टॉर्च वगैरह जो था ना अब मैंने बंद कर दिया था, अपने बैग में रख करके एक पेड़ के पीछे अब मुझे जा करके छिपना था। आखिरकार मैं अपने काम में जुट गया था, लेकिन मेरी दिल की धड़कन थी ना हर पल बढ़ती जा रही थी, धक 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 कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आखिरकार 12 बज चुका था। समय अब आगे बढ़ता जा रहा था। आसपास में पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे तालाब के किनारे अब जलचर पक्षी जो बैठे हो वो चीखने चिल्लाने लगे थे। रुक रुक की आवाजें अब उनकी आने लगी थी। 12:30 बज चुका था। तब तक उस तालाब पर बिल्कुल शांति थी। 12:30 बजे के बाद में तालाब में आसपास जैसे बहुत सारा पक्षी उड़ उड़ करके अब इधर से उधर भाग रहे हैं। उनकी पंख फड़फड़ाने की आवाज अब साफ साफ मुझे सुनाई और दिखाई दे रही थी। अब जो चांद था ना बिल्कुल बीच में आ चुका था। तालाब में उसकी जो परछाई थी ना वो भी चमक रही थी, लाल लाल, बिल्कुल जैसे तालाब के अंदर चांद निकल रहा हो। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। अब मैं कहूँ ना कि मैं नेचर प्रेमी था। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं अब इन चीज़ों का नज़ारा जरूर लेता था। अब मुझे अफसोस था कि उस नज़ारे को कैमरे में कैद नहीं कर पाया। आखिरकार अब जो गुरुजी ने बताया था वो सिलसिला अब शुरू हो चुका था। एक लड़की सफेद कपड़ों में अब मुझे आती हुई जंगल की ओर से दिखाई दी। मैं तो इसी की ताक में था कि कब आए। पहले तो वो चलती हुई आई, आसपास जैसे देख रही थी कि आसपास में कोई है तो नहीं। वो हवा को सूंघ रही थी, हवा को सूंघ करके समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ कोई मनुष्य तो नहीं है, ऐसा कोई गंध तो नहीं आ रहा, और कोई तो नहीं है। आखिरकार जब उसको तसल्ली हो गई कि हाँ यहाँ पर मनुष्य प्रजाति कोई नहीं है, तब वो तालाब के किनारे पहुंच गई थी। मैं सांस रोके पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक एक नजारा अपने आंखों में कैद कर रहा था। वो खूबसूरत लड़की चांद की रोशनी में जैसे चेहरा उसका चमक रहा था, और उसके जो परिधान थे, कपड़े थे, वो तो बिल्कुल
अब चमक रहे थे, जैसे चांद की रोशनी पड़ रही थी, जैसे वो सोने के बने हुए चमकीले अब उसे चमक से निकल रही थी। गुरुजी ने सब कुछ बता दिया था कि ऐसा तुम्हें अब लगेगा और वो चीज़ तुम्हें आकर्षित एक तरह से आकर्षण देगा। उनके आकर्षण में तुम्हें फंसना नहीं है, जो तुम्हें काम करना है वही मेन काम है। आखिरकार वो लड़की अब तालाब के किनारे खड़ी हो गई थी। फिर उसने आसपास हर तरफ देखना शुरू किया कि कोई है तो नहीं। फिर वो हवा को सूंघने लगी, जैसे वो सूंघ करके पता लगाने चाहती हो कि कोई इंसान या ऐसा कोई जीव तो नहीं हो जो उसे देख रहा हो। जब उसको पूरी तसल्ली हो गई ना, तब अपने वो वस्त्र उतारने लगी। एक एक वस्त्र उतारती हुई आप वो जगह पर रखती गई। मुझे तो सब कुछ मालूम था कि वो क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। गुरुजी ने सब कुछ बता दिया था। मैं जब उसका वो रूप देखा बिना कपड़ों का, वाकई में इतनी खूबसूरत औरत लड़की मैंने कभी देखा भी नहीं था। जितनी खूबसूरत वो थी, अब एक तरह से कहूँ ना कि उसकी जो शरीर की रचना थी भगवान ने फुर्सत में बनाया था। आखिरकार सारे कपड़े उतारने के बाद बड़े आराम से पानी के अंदर उतर गई थी। देखते ही देखते बीच तालाब में पहुंच गई थी। अब वो जी भर करके अटखेलियां पानी में कर रही थी, नहा रही थी, पानी को अपने ऊपर उछाल रही थी, बड़ा आनंदित हो रही थी। अकेले ही मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अब वो समय आ चुका था कि मुझे वो काम करना था। मेरा मन कह रहा था कि नहीं राजा, इस काम में खतरा है, लेकिन पैसे का लालच मेरे आंखों का अंधा बना दिया था। लालच ही मुझे वो शक्ति दे रही थी कि राजा, जब तक ये काम नहीं करेगा वो लाखों रुपया तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। रो के कर, हंस के कर। आखिरकार मैं धीरे धीरे अब पेड़ की ओर से निकला। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता हुआ मैं उस जगह पर पहुंच चुका था, तालाब के किनारे, जहां पर वो वस्त्र अब एक तरह से खोल करके मैं वो पड़ा हुआ उसका वस्त्र अपने हाथों में उठा लिया था। बड़ा ही वजनी था। देखने में वो मामूली सा कपड़ा लग रहा था, लेकिन उसमें वजन था। जैसे ही मैं वस्त्र उठाया, लड़की जैसे चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जल्दी से तैरते हुए कहूं कि वो किनारे पर पहुंच गई थी। उसकी आंखों में अंगार सा दिख रहा था। वो मुझे अब एक तरह से चिल्ला रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की, और वो भी हमारे वस्त्र उठाने की। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत किसने दिया है? तुम कौन हो? इस जगह पर इस समय में तुम कर क्या रहे हो? अब सही कहूँ ना, उसकी वो आंखें लाल लाल अंगारे से देख करके अब मैं तो डर गया था। मैं तो एक बार मैं इतना डर चुका था कि वो कपड़ा मेरे हाथ से छूटने वाला था, लेकिन मैं कपड़ा को संभाल कर रखा हुआ था। मैं 10 कदम पीछे हट चुका था। जैसा गुरुजी ने बताया था, आज सब कुछ मैं ऐसा ही कर रहा था। वो लड़की अभी पानी के अंदर थी, अपना शरीर को छुपा रही थी और बार बार मुझ पर चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी कि तुम कौन हो, तुम इस जगह पर क्यों आए हो, और तुम मेरा कपड़ा को क्यों उठा रखा है? तुम कपड़ा जहां था आप वहां रख करके वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जला करके राख कर दूंगी। तुम जिंदा जल जाओगे। अगर तुम्हें जीवित रहना है तो मैं जैसा कह रही हूं ऐसा तुम करो और वापस चले जाओ। मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगी। गुरुजी सब कुछ बता चुके थे कि वो जितना भी डराने की कोशिश करे, तुम बिल्कुल मत डरना। तुम उसे डरने की जरूरत नहीं है। जो जो कह रहे थे वो सामने सब कुछ आ रहा था। जब वो लड़की समझ गई कि मैं कपड़ा रखने वाला नहीं हूं, तब कोई वो शक्ति मेरे पर उपयोग किया था। मेरे शरीर में अब एक थोड़ा सा जैसे बिजली का करंट लगा था। तब वो लड़की आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम कौन हो और तुम्हारी अब शरीर में ये शक्ति सहन करने की ताकत कहां से है? मैं बस कुछ नहीं बोल रहा था, अंदर से डरा हुआ था, कपड़ा उठाए हुए और उसकी तरफ देख रहा था। तब उसको शायद समझ में आ गया था
कि जो ये लड़का सामने खड़ा है ना, ऐरा गहरा नहीं है, इससे ज़्यादा पंगा लेना ठीक नहीं है। तब वो एक तरह से गुहार करने लगी कि मेरा कपड़ा मुझे वापस कर दो, मेरा कपड़ा मुझे वापस कर दो, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रही हो। तब जैसे गुरुजी बताए थे कि अब वो बात बोलना है, मैं अब वही बात दोहरा रहा था कि ठीक है, मैं आपका कपड़ा वस्त्र वापस कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। लड़की अब एक तरह से कहने लगी, क्या चाहिए तुम्हें? कपड़ा मुझे दे दो, अब मैं बाहर निकल करके अब जो कहोगे मैं तैयार हो जाऊंगी, जो तुम चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वस्त्र मेरा पहले दे दो। गुरुजी ने सब कुछ बताया था कि अगर वस्त्र दे दोगे ना, वो लड़की वस्त्र पहन करके गायब हो जाएगी, अब फिर तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं आएगी। मैं सब उसकी चाल समझ रहा था। कह रहा था कि नहीं, जो चाहिए मुझे इसी वक्त में चाहिए, एक हाथ लो और एक हाथ दो। तब एक तरह से वो थक चुकी थी और कहने लगी कि ठीक है, मैं मानती हूं तुम्हारी शर्त को, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बोला कानों का कुंडल, वही मुझे चाहिए। जैसे बोला ना, अब वो एक तरह से उदास हो गई। कहने लगी नहीं नहीं, ये मैं नहीं दे सकती, इसके अलावा जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं बोला इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये वस्त्र लेकर के चल रहा हूं। अब फिर तुम पानी के अंदर में खड़ा रहना जिंदगी भर, तुम उस पानी से बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैं कैसे बोल रहा था, एक वो जो डायलेक्ट था, बात था, सब गुरुजी ने बता रखा था, नहीं तो मेरी इतनी हिम्मत कैसी। अब वो कौन थी मैं तो जानता तक नहीं था। आखिरकार मेरी बातों का उस पर असर हुआ। कहने लगी ठीक है, अब मैं बाहर निकल रही हूं, अपना चेहरा अब दूसरी तरफ कर लो। मैं वैसा ही किया। आखिरकार कब वो मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। अब फिर कहने लगी कि अपना एक हाथ बढ़ाओ, मैं अपने कानों का कुंडल तुम्हें दे रही हूं। अब वाकई में मैं ऐसा ही किया। वो अपने कानों का कुंडल दोनों कानों को निकाल करके अब मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं उस कुंडल को देखा और जब तसल्ली हो गई, अब तब मैं कहा कि ठीक है, मैं वस्त्र नीचे रख रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। वस्त्र नीचे रखा और इसके बाद मैं अब आगे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे गुरुजी बता रहे थे। अब वो कितनी जल्दी वस्त्र को धारण किया, अब वो बिजली की गति से, अब फिर वो मेरे सामने में कब आ करके खड़ी हो गई, मैं तो समझ ही नहीं पाया। अब मेरे सामने आकर खड़ी अब मुस्कुरा रही थी, कहने लगी रुको रुको रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। अब मेरा जो दिल था ना, तेजी से धड़कने लगा था कि अब क्या होगा। इसके आगे गुरुजी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया था कि अब क्या करूं, अब मुझे करना क्या चाहिए, क्या मुझे भागना चाहिए, क्या इसके सामना करना चाहिए। मैं बोला कि अब मेरे रास्ते से हट जाओ, जो आपने वादा किया था और हमने वादा किया था, दोनों हम लोग पूरा कर चुके हैं। आप मुझे रास्ता दीजिए ताकि मैं निकल सकूं और आप भी निकलिए। तब मुस्कुराते हुए अपनी अदा दिखाते हुए कहने लगी कि इतनी जल्दी, अभी तो रात बाकी है, चलो हम लोग कुछ तालाब किनारे बैठते हैं और कुछ प्रेम की बात करते हैं। अब ये सब हमारे अब स्क्रिप्ट में तो था ही नहीं कि ये सब भी आएगा। मैं उसकी बात सुन करके हैरान हो गया था और मैं कहने लगा नहीं नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मुझे अब जाना है, मेरा काम हो चुका है और मैं अब इस जगह से निकल रहा हूँ। तब वो एक तरह से मेरे रास्ता रोक के खड़ी थी और कहने लगी देखो, मैं तुम्हें जो चाहिए मैं दे चुकी हूँ, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन चीज़ को अब वापस मांग नहीं रही, लेकिन तुम एक तरह से मेरे लिए अजूबे हो। अब कहने लगी मैं तुम्हें अब देख करके मन में प्यार आ रहा है। एक तरह से लड़की जो थी मुझे भरमाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके भरम के जाल में पड़ूं, और वो शायद दोबारा से वह लड़की मुझे प्रलोभन दे रही थी, अपनी अदा दिखा रही थी कि कैसे भी उसके जाल में फंस जाऊं। लेकिन गुरुजी ने अब स्क्रिप्ट में तो ये सब लिखा ही नहीं था, ना मुझे बताया था। अब मैं अब समझ चुका था कि मुझे इस जगह से जल्द निकलना है। आखिरकार मैं निकलने लगा, लेकिन वो मेरे पीछा करती रही। जब मैं जंगल के अंदर आ गया, तब वो मेरे सामने एक बार और आके खड़ी हो गई। कहने लगी कि देख लो,
इस कुंडल को तुम ज़्यादा दिन तक संभाल कर नहीं रखोगे। ये कुंडल मेरे पास में आ जाएगा। जाओ तुम। मैं तो तुम्हें दिल से चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी बात को माना है। तुम पछताओगे। आप एक तरह से मेरा प्यार ठुकरा के जा रहे हो। मैं तो तुम्हें प्यार करना चाहती थी। आप एक तरह से कहूँ ना, सब गुरुजी के आदेश पर चल रहा। जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही मैं कर रहा। अपनी तरफ से एक कदम भी ऐसा कोई गलत नहीं उठाया। आखिरकार वो लड़की लौट। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो अपनी जगह पर थी ही नहीं। ना जाने हवा में गायब हो गई कि कहाँ चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक जिधर गुरुजी गए थे, जिस रास्ते से हम लोग उस जंगल में आए थे, उस तालाब तक आए थे, और उसी रास्ते पर मैं आगे चलता रहा। अब एक तरह से अपना टॉर्च निकाले हुए था, बैग ले चुका था और वो रास्ता देखते हुए निकल रहा। अब काफी दूर जाने के बाद आखिरकार गुरुजी के टॉर्च की रोशनी चमकती हुई दिखाई पड़ी और तब मेरी जान में जान आई थी। जल्दी से गुरुजी हमारी तरफ बढ़ रहे थे और जब हम लोग मिले ना, तब जाके मेरे मन में संतोष आया था कि मैं जिंदा बच गया हूँ। गुरुजी जल्दी से कहने लगे, लाओ वो कुंडल दिखाओ। मैं देरी नहीं किया, उस कुंडल को गुरुजी को दे दिया। गुरुजी उस कुंडल को देख के उनकी आंखें चमकने लगी थी और कहने लगी कि राजा, ये जो तूने काम किया है ना, मैं तेरा उपकार कभी चुका नहीं पाऊंगा। मैं इस चीज़ के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटका। मैं विदेश में रहता हूँ और इसी काम के लिए मैं इंडिया आया हुआ था। और देख, इंडिया में ना जाने कितनी बार आ चुका हूँ, लेकिन ये काम मैं कर नहीं सका। इस काम के मैं इतना नज़दीक आ गया था, लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। ये जो काम है ना, तेरे हाथों लिखा हुआ था। बाकी गुरुजी बहुत खुश थे। और इसके बाद हम लोग जंगल का रास्ता पार करते गए। आखिरकार हम जैसे तैसे जंगल से निकले और फिर रोड पर पहुंच चुके थे। जो भी उस टाइम साधन मिला, हम साधन में सवार होकर होटल आ चुके थे। वाकई में सारी रात जो बची थी, गुरुजी सो नहीं पाए थे, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। एक तो डर का कारण और दूसरा मुझे ना जाने क्यों नींद लग रही थी। और गुरुजी तो जैसे उस कुंडल को देखते जा रहे थे। अब उनकी कभी आंखें चमकने लगती और कभी वो अपने आप मुस्कुराने लगते, हंसने लगते। मैं समझ गया था कि ये शख्स इसी चीज़ का दीवाना था और इसको पाने की कोशिश करता था। आखिर इस कुंडल में ऐसा क्या है और वो लड़की कौन थी, गुरुजी ने कुछ नहीं बताया था। मैं तो सो चुका था और जब सुबह हुआ ना, तब गुरुजी एकदम तैयार बैठे हुए थे। जब मेरी आँख खुली और कहने लगे, राजा अब हमारे चलने का वक्त है, अब जितना जल्दी हो सके तुम तैयार हो जाओ, अब फिर हम निकलेंगे। वाकई में हम कलकत्ता पहुंच चुके थे और फिर गुरुजी जो वादा किया था उस वादे को निभाया। बहुत सारा पैसा मुझे दिया। अब मेरे घर पर गए, मेरे परिवार से भी मिले थे। अब एक तरह से अब उस टाइम हमारा जो परिवार था ना, मुझे देख करके बहुत ही खुश था। उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं लौट करके जिंदा वापस आऊँगा, लेकिन जब उन लोगों ने देखा और गुरुजी ने सब कुछ समझाया कि तुम लोग खाम खा डर रहे थे, अब देखो तुम्हारा बेटा को मैं लेके आया ना। और इसके बाद जितना पैसा दिए सब मेरे माँ बाप को दिए। कहने लगे कि देखो, इन पैसे को अब एक तरह से सही खर्च करना, पैसे से अपने बेटे की शादी करना, बेटे की शादी करना और कुछ काम धंधा खोल लो ताकि पैसे का सही उपयोग कर सको। आखिरकार गुरुजी विदा हो चुके थे और उसके बाद गुरुजी कभी हमें मिले नहीं। हाँ, उन पैसों का हमारे पिता ने और मैंने अब अच्छी तरह से लगाया था। कुछ पैसा अब मेरी बहन की शादी में खर्च हुआ था और इसके बाद हम एक छोटा सा अपना काम धंधा खोल लिया था। अब वाकई काम धंधा हमारा तरक्की भी कर रहा था, उससे भी पैसा बन रहा था। अब मेरी तो शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मेरी पत्नी भी अब सुंदर मिली हुई थी। सही कहूँ ना कि मेरे जीवन का जो अभिलाषा था सब कुछ पूरा हो गया था उस गुरुजी की वजह से। गुरुजी बाहर विदेश में रहते थे और कैसे मुझे टकरा गए, कैसे क्या हुआ, शायद मैं तो आज तक एक तरह से समझ ही नहीं पाया कि उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो देख करके हंसने लगे थे और कहने लगे कि तू करोड़ों में एक है, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों ये भी चैनल आपका है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और लाइक तो कर ही देना और साथ में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।